नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है सितंबर 26, 2023। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हम कवर करने जा रहे हैं आज। मॉनसून बिगिंस इट्स विथड्रॉवल, ये मॉनसून रिट्रीट से न्यूज़ होने जा रही है GS1 के अंदर से। G20 डिप्लोमेसी एंड ए शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये हमारा G20 समिट जो हुई है भारत के अंदर उसके ऊपर से एडिटोरियल है GS2 के अंदर से। ओवर 60% अर्बन किड्स स्पेंड 3 आवर्स डेली ऑन एंटरटेनमेंट एप्स, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्ट से एक चार्ट है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट पैनल ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये हमारा GS2 के अंदर से होने जा रहा है। 8 institutes give an array of reasons for जोशीमठ sinking, ये GS1 से होने जा रहा है। और फिलीपींस रिमूव्स चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शोल, ये GS2 और 3 के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का अखबार का विश्लेषण। मॉनसून बिगिंस इट्स विथड्रॉवल, तो न्यूज़ आप पढ़ के ही समझ चुके होंगे कि ये मॉनसून से रिलेटेड न्यूज़ है कि भारत के अंदर जो मॉनसून था वो अब वापस हो रहा है। इसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो हम देख लेते हैं अराइवल पहले कि मॉनसून भारत के अंदर जब आता है तो कैसे आता है। तो ये डायरेक्शन आप समझ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर होता है साउथ तो इसे हम कहेंगे, और इस तरफ है तो वेस्ट तो हम कहेंगे साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून भारत के अंदर आता है और इसके आने का महीना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 1। और यहाँ इंडियन ओशन के ऊपर जहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार के आइलैंड हैं यहाँ पर 20 मई को ही मानसून पहुँच चुका होता है। तो ऑफिशियली अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर सबसे पहले मानसून कहाँ देखने को मिलता है तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर। उसके बाद केरला और फिर ऊपर चढ़ते हुए ये ऊपर तक पहुंचता है, नॉर्थ पार्ट तक इंडिया के ये मॉनसून। अब आगे जब वापस होने लगता है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वापस हो रहा है और ये करीबन 15 सितंबर के बाद से वापस होने लगता है मॉनसून भारत के अंदर से। तो रिट्रीट ऑफ इंडियन मानसून इस साल का हम देख लेते हैं 2023 में हमें क्या देखने को मिला है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वापस होने लगा है भारत से सितंबर 25, 2023 से, और ये 8 दिन नॉर्मल से ज़्यादा है। मैंने आपको बताया 15 सितंबर तक, तो यहाँ देखने को मिलता है कि जो एवरेज है वो 17 सितंबर को, लेकिन इस बार देखने को मिला है कि ये करीबन 8 दिन लेट हुआ है ये फिनोमिना मानसून का वापस जाने का। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 13वां ऐसा साल है लगातार जिसमें मॉनसून जो वापस होता है भारत से वो लेट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह, ये बहुत सिचुएशंस की वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इस बार देखने को मिला है 2023 में क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही है। उसके बाद जो आर्टिक ओशन जहाँ पर है वहाँ पर जो बर्फ़ वगैरह है वो पिघलती है, जिसकी वजह से यहाँ के इंडिया के जो वेदर फिनोमिना है इस पर भी फर्क पड़ता है, असर आता है। इसके बाद तीसरी चीज़ हमें इस साल देखने को मिली है एल नीनो। तो एल नीनो क्या है आप समझ लें, पहले मैं एल नीनो आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एल नीनो देखने को मिला है। तो ये एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, हम एक सामान्य साल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ईस्ट पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर। तो इस जगह पे ये पेरू के पास देखने को हमें क्या मिलता है, अपवेलिंग। अपवेलिंग का मतलब होता है कि समुद्र का नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर सतह पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने साथ न्यूट्रिशन भी ले आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी आ जाती हैं और भी बाकी जो समुद्री जीव हैं वो यहाँ पहुँच जाते हैं अपने आहार के लिए। तो आपको समझना है ये नॉर्मल ईयर के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर एल नीनो का ईयर है तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पेरू वाला एरिया है साउथ अमेरिका का, ईस्ट पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर अपवेलिंग नहीं होती है। उसके बजाय यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये एशिया में मॉनसून पर फर्क डालता है। और क्या देखने को मिलता है तो आप समझ लें, ये यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है बहुत बार कि क्या कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ते हैं हमें। तो अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ईयर है
तो भारत में वर्षा मानसून में अच्छी होगी और अधिक होगी। इसके बाद अगर यहाँ पर एल नीनो का साल है तो हमें देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर वर्षा कम होगी, तो जिससे हमें समस्याएं देखने को मिलेगी भारत के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये एल नीनो कितना भारत के मानसून पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट फैक्टर है एक तरह से। आगे हम देख लेते हैं। तो द विड्रॉवल ऑफ मानसून फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इट्स रिट्रीट फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पर हमें देखने को मिला है, मैंने आपको बताया कि करीबन 8 दिन का डिले हो गया है, और इस डिले के कारण क्या होता है कि जो बरसात है वो ज़्यादा दिन तक होती है। यहाँ पर लॉन्गर रेन देखने को मिलती है अगर मानसून देर में वापस जाता है, जिसकी वजह से जो उत्तर भारत में राबी की फसल है उस पर असर पड़ता है ज़्यादा बारिश होने का। मानसून अगर लेट लौट रहा है वापस, तो जो बरसात है, ज़्यादा बरसात होने की वजह से हमारी जो राबी की फसल है उस पर नुकसान पहुँचेगा। इसके आगे हम देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मानसून है वो सबसे पहले भारत में अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर पहुंचता है करीबन 20 मई को। उसके बाद केरला 1 जून को मानते हैं हम एवरेजली कि केरला 1 जून को मानसून पहुंचता है, और बाकी कंट्री में 8 जुलाई तक ये पहुंच जाता है। इसके बाद ये जब रिट्रीट करना, वापसी होना चालू होता है, तो ये 17 सितंबर से वापस होना चालू हो जाता है, और पूरा जो खत्म हो जाता है तो 15 अक्टूबर तक ये पूरा खत्म हो जाता है। जब ये वापस लौटता है तब भी ये वर्षा कराता है। तमिलनाडु में वर्षा होती है इसके कारण, और भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में। साथ ही साथ जो हमारा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का भाग है यहाँ का, भारत का, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें वर्षा देखने को मिलती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। आगे हम चलते हैं। तो द विड्रॉवल ऑफ मानसून फ्रॉम एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज अनाउंस्ड बेस्ड ऑन 3 मेजर सिनोप्टिक फीचर लिए जाते हैं। भारत में कौन बताता है कि मानसून कब आएगा और कब जाएगा? तो IMD आपको याद रखना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये भारत की संस्थान है, ये बताती है कि भारत में कब मानसून आएगा और कब रिट्रीट करेगा अपने डाटा के थ्रू, और इसके पास सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं इस डाटा को लेने के लिए। अब ये 3 क्राइटेरिया लेते हैं। सबसे पहले कि कोई बारिश नहीं हो रही है पिछले किसी एक रीजन में पिछले 5 दिनों से, ठीक है। उसके बाद एंटी साइक्लोन जो है वो बन गया है लोअर ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो हम ट्रोपोस्फेयर देख लेते हैं। ये हमारा, आप नक्शे में देख सकते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर जो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ पर जो ये बैगनी मार्क से है ये इसकी ट्रोपोपॉज, यहाँ पर ये खत्म हो जाती है ट्रोपोस्फेयर, तो इसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो विमान होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं होते हैं। जो बादल होते हैं वो ट्रोपोपॉज पर आकर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि रेनफॉल नहीं हुई है किसी रीजन में पिछले 5 दिनों से। दूसरा क्राइटेरिया है इनका एंटी साइक्लोन देखने का लोअर ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो ट्रोपोस्फेयर का जो लोअर भाग है इसमें एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का विपरीत, जैसे साइक्लोन में क्या होता है, ये एक आई है और बहुत सारी विंड इसके अंदर चली आ रही है चारों तरफ से, और इससे जो विंड निकल रही है वो ऊपर ऐसे जा रही है। तो ये हमारा हो गया साइक्लोन की सिचुएशन। अब एंटी साइक्लोन में सिचुएशन में क्या होगा कि यहां से हवा वापस निकलेगी, ये हमारा एंटी साइक्लोन सिचुएशन हो गया है, और बाकी हवा इसके अंदर आएगी ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारा एंटी साइक्लोन सिचुएशन हो गया है। तो एंटी साइक्लोन सिचुएशन दूसरा। और तीसरा देखा जाता है जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो कम हो गया है या नहीं, ये सैटेलाइट इमेजरी से देखा जाता है। इसके बाद फैसला लिया जाता है, तब हम मानेंगे कि भारत के ऊपर से ये जो मानसून का विड्रॉल है ये किस तारीख को होता है। ये तीनों चीज़ों को हम नाप लेंगे और इसके बाद बता दिया जाएगा कौन सी डेट को हम मानेंगे। ये IMD बताता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साल की बात करें तो इस साल भारत में 796.4 mm रेन हुई है मानसून सीजन में, और कंपेयर अगर हम कराएंगे इसे एवरेज से भारत के, तो एवरेज से ये कम है। ये भारत का एवरेज है, आप देख सकते हैं 843.2 मिलीमीटर। लेकिन देखने को क्या मिला है इस साल 2023 में जो मानसून से बारिश हुई है भारत के ऊपर, तो वो 796.4 mm ही रेन देखने को मिली है, और ये करीबन 6% डेफिसिट है यहाँ पर। G20 डिप्लोमेसी एंड शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये हमारा G20 की समिट जो अभी भारत में हुई थी उससे होने जा रहा है, G20 की डिप्लोमेसी से, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर में हमें चेंज देखने को मिल रहा है उसके अंदर से होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में नई दिल्ली के अंदर सितंबर 9 से सितंबर 10 तक G20 की समिट कराई गई इस साल 2023 में। इसके बाद हमें देखने को मिला कि G20 समिट के अंदर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर कॉन्सेंसस बन गया और ये जो न्यू दिल्ली कंसेंसस है ये बहुत मुद्दों की बात करता है, जैसे टेररिज्म की बात करता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, क्लाइमेट इशू की बात करता है, साथ ही साथ जो मल्टी डेवलपमेंट बैंक होते हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, इनके रिफॉर्म की भी बात ये करता है। तो ये कंसेंसस हमें देखने को मिला है इस साल की न्यू दिल्ली में जो समिट हुई है G20 की उसके अंदर। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि जो वेस्टर्न पावर हैं जैसे USA और यूरोप, तो ये सब रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके मुद्दे पर थोड़ा शांत होने के लिए तैयार हुए, क्योंकि देखने को मिला था कि जो बाली में पिछली साल 2022 में नवंबर 2022 के अंदर इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 की समिट हुई थी, उसके अंदर जो वेस्टर्न नेशन थे जैसे कि USA और यूरोप वगैरह, तो इन्होंने रशिया को कंडेम किया था वहाँ पर। लेकिन हमें जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन देखने को मिला तो इसमें कंडेमनेशन का कोई बात नहीं है रशिया के ऊपर। इसके बाद इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक तरह से फाउंडिंग मेंबर है G20 ग्रुप का। जब ये G20 ग्रुप 1999 में बनाया गया था तब इस ग्रुप में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल हुआ करते थे। उसके बाद 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाने के बाद से क्या होता है कि G20 की जो मीटिंग्स होती हैं इन्हें समिट लेवल बना दिया जाता है। अब ये अगले पैराग्राफ पर बात करते हैं, चाइनाज परसेप्शन नीड फॉर कॉशन। तो ये बात करते हैं कि चाइना ने अभी जब G20 का डिक्लेरेशन पास हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद रखना है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ये भारत नहीं आए G20 की समिट में हिस्सा लेने, इन्होंने किसी और को अपनी जगह पर भेजा था। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइना ने जो दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ है इसे वेलकम किया है, लेकिन एक टॉन्ट भी किया है साथ में कि जो G20 का फॉर्म है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए काम करता है बजाय जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी मुद्दों पर बात करने के। ऐसा चाइना क्यों कहता है? क्योंकि देखने को मिला हमें ये जो G20 की समिट है इसके अंदर देखने को हमें मिला कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान तैयार किया गया है। तो चाइना का बेसिकली कहना यह है कि ये जो G20 का फोरम है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करना चाहिए बजाय जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी रीजन की, ये चाइना का कंसर्न है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिन्होंने G20 की जो ये समिट हुई है इसे थम्स अप नहीं किया है, जैसे कि साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा पॉली क्राइसिस चल रहा है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर दोबारा वापस लौट आ रहा है। उसके बाद वॉर की भी इन्होंने बात की कि जो वॉर चल रही है यूक्रेन के खिलाफ, तो ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का था। इन्होंने ये एक बात उठाई कि G20 में हमें इन मुद्दों पर बात करने को नहीं देखने को मिला। इन्होंने इसलिए इस समिट के जो दिल्ली डिक्लेरेशन था इसे थम्स डाउन किया एक तौर पर। USA और यूरोप कहते हैं कि चाइना में अभी डेब्ट डिफ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है और साथ ही साथ वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो भी डिक्लाइन पर है, इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा कि अगर USA और यूरोप मिलकर खुला कंडेम करते हैं चाइना को, तो भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो चाइना के लिए एक तरह से टारगेट बन जाएगा उसके बाद से। अब ये बात करते हैं द रिटर्न ऑफ टू ब्लॉक्स की, कि पहले जैसे बहुत सारे ऐसे देश हो गए थे जो नॉन अलाइंड रहते थे, वो किसी पक्ष की बात नहीं करते थे, ना वेस्ट की ना ईस्ट की। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि G20 की जो 2008 और 9 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से समिट हुई हैं उसके अंदर ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए मेन फोकस ज़्यादा रखा गया है G20 का, बजाय इकोनॉमिक काम करने के। ये आपको पता है कि ये जो संस्थान बनाई गई थी G20 ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि अब 2008 के बाद से ये जो G20 की समिट होती हैं ये ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। इसके बाद हमें देखने को मिला है कि आज का वर्ल्ड ऑर्डर क्या चल रहा है
कि रशिया और चाइना एक तरफ, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूएसए वेस्टर्न नेशन एक तरफ हो गए हैं, और ये उम्मीद रख रहे हैं कि सारे देश किसी ना किसी तरफ अपना इंक्लाइनेशन दिखाएं, और भारत के लिए भी ये यही चाह रहे हैं कि भारत भी अपना इंक्लाइनेशन दिखाए खुल के कि वो किस देश की तरफ खड़ा रहना चाहता है, वेस्ट की तरफ खड़ा रहना चाहता है या रशिया चाइना के साथ खड़ा रहना चाहता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो नॉन अलाइन की जो कंट्रीज होती थी उनकी जो स्पेस है वो कम होती जा रही है इसके बाद से। इसके बाद हमें और चीज़ें देखने को मिली है कि जो नाटो है वो चाह रहा है कि जो नॉन नाटो कंट्रीज हैं वो भी नाटो के एलाइज बन जाएं, जिससे जो ऑथोरिटेरियनिज्म चल रहा है विश्व के अंदर, बेसिकली ये बात रशिया और चाइना की करते हैं, तो इससे लड़ा जा सके। इसके बाद जो जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये यूएस के साथ एक अच्छे अलायंस पर आ चुके हैं ऑलरेडी, और जो रशिया और चाइना का ग्रुप है ये नॉर्थ कोरिया को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गया है। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। इसके बाद जब चाइना है तो चाइना क्या कर रहा है कि जो यूएस आजकल कमज़ोर हो गया है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं इसके बाद से यूएस कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर होता चला आया है, तो चाइना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा देखकर जो पैसिफिक ओशन है उसमें अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जो ऑर्डर्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, यूएन क्लॉज के जो लॉ हैं उनका उल्लंघन खुलेआम कर देता है। इसके बाद रशिया की बात करें तो रशिया जो है वो टर्की के साथ अपना रिलेशनशिप और बेटर करता जा रहा है, और रशिया जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी रशिया की तरफ से एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि वो अफ्रीका को फूड ग्रेन सप्लाई करेगा सब्सिडाइज्ड प्राइस के ऊपर, और या फिर फ्री में भी वो दे सकता है। अब यहाँ पर आखिरी आप देख सकते हैं फेडिंग नॉन अलाइनमेंट, तो यहाँ पर इतनी सारी सिचुएशन देख के आपको पता चल सकता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो नॉन अलाइंड से हट के, नॉन अलाइंड में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी तो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद भारत की और कुछ देशों की तरफ से मिलकर इनिशिएटिव किया जाता है कि हम ना यूएसए के साथ देंगे ना सोवियत संघ का साथ देंगे, हम नॉन अलाइंड बीच में खड़े होंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये कोल्ड वॉर का टाइम था। इसके बाद अब देखने को मिल रहा है हमें कि दोबारा से साइट्स बनने लगी हैं, और जो स्पेस है यहाँ का बीच का नॉन अलाइंड रहने का वो कम होता जा रहा है। ऐसी डिप्लोमेसी चल रही है कि ये जो नॉन अलाइंड खड़े रहने का स्टे अपनी पोजीशन पर ये खत्म होता जा रहा है। ये आप एडिटोरियल से समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं। ओवर 60% अर्बन किड्स स्पेंड 3 आवर्स डेली इन एंटरटेनमेंट ऐप। ये चार्ट सेक्शन से है तो हम चार्ट्स देखेंगे। यहाँ पर पहले चार्ट 1 में आप मेरे साथ आ जाइए। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ और उनके जवाब दिए गए हैं। तो यहाँ पर चार्ट 1 में आप मेरे साथ आ जाइए। हाउ मच एवरेज टाइम पर डे आर चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 9 and 17 इन योर फैमिली स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, वीडियोज़ या ऑनलाइन गेम्स ऑन इंटरनेट। तो सवाल पूछा गया है यहाँ पर लोगों से कि आपके बच्चे कितनी देर, जो कि 9 से 17 साल की उम्र के बीच हैं, वो कितनी देर अपना टाइम सोशल मीडिया, वीडियो देखने में या ऑनलाइन गेम्स खेलने में बिताते हैं दिन का। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है। करीबन 39% लोगों का कहना है कि 1 से 3 घंटे उनके बच्चे ऐसा करते हैं। 15% लोगों का कहना है कि 6 से ज़्यादा घंटे भी उनके बच्चे फ़ोन चलाते हैं ये सब करने के लिए। उसके बाद 3 से 6 घंटे के बीच में करीबन 46% लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 6 घंटे के बीच में जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 46% लोग हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं 9 से 17 साल के, वो अपना कितना कीमती टाइम सोशल मीडिया पर और वीडियोस देखते में या ऑनलाइन गेम्स में वेस्ट कर रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं चार्ट 2 के ऊपर। तो व्हाट डू यू फील चिल्ड्रन इन योर फैमिली आर एडिक्टेड टू। ठीक है, कि रोज किस चीज़ में आपके चिल्ड्रन एडिक्टेड हैं, ये दूसरा सवाल पूछा गया, या जो वो रोज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया चलाने में 35%, वीडियो देखने में नेटफ्लिक्स वगैरह की 37%, उसके बाद पबजी वगैरह खेलने में 33%, बाकी एक्टिविटीज़ करने में ऑनलाइन 10%, और कह नहीं सकते करीबन 2%, और हमारे बच्चे एडिक्ट नहीं हैं कि इनमें से किसी चीज़ पे, तो ये 8%। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये 35% और 37% का आंकड़ा की ये हमें मेजॉरिटी बताता है कि मेजॉरिटी में सोसाइटी के ऊपर क्या चल रहा है। इसके बाद चार्ट 3 में हम देख लेते हैं व्हाट इमोशनल और मेंटल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, वीडियो एंड ऑनलाइन गेम्स डू यू सी ऑन योर चिल्ड्रन बिटवीन
एजेस 9 to 17। तो क्या इमोशनल या मेंटल इम्पैक्ट आपको देखने के मिलता है, उनकी सेहत पर, उनके इमोशंस पर क्या इम्पैक्ट है? खुश हैं 8% केवल, मोर सोशल और ज़्यादा सोशल हो गए हैं 10%, इम्पेशेंट हो गए हैं 37%, धैर्य नहीं रख पाते हैं करीबन 37%, एग्रेसिव हो गए हैं करीबन 39%, एग्रेसिव गुस्सा दिखाना, डिप्रेस्ड करीबन 22%, हाइपर एक्टिव करीबन 25%, लेथार्जिक लेजी हो जाना 27%, नन ऑफ द अबव 2%, उसके बाद अदर इम्पैक्ट ये 6%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बताया है कि इमोशनल और मेंटल इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है मोबाइल फोन्स का बच्चों की सेहत के ऊपर। उसके आगे हम देख लेते हैं चार्ट 4। तो शुड इंडिया मेक मैंडेटरी पेरेंटल कॉन्सेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 18 टू ज्वाइन सोशल मीडिया, OTT वीडियो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो ये पूछते हैं कि क्या 18 साल से कम के बच्चे जो हैं वो बिना पेरेंट्स की मंजूरी के गेम खेल सकते हैं या ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं विदाउट पेरेंट्स की परमिशन लिए। तो ये पूछा गया इनसे, तो हाँ कर देना चाहिए। पेरेंट्स कह रहे हैं कि कर देना चाहिए ऐसा कि पेरेंट्स की जो परमिशन है वो ज़रूरी है बच्चों को जो 18 से छोटे हैं उन्हें सोशल मीडिया ज्वाइन करने में या वीडियो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने में। उसके बाद नो कहते हैं, जो कहते हैं कि 15 होनी चाहिए मिनिमम एज, 18 से घटाकर 15 हो तो 33% ऐसे हैं, और जो कहते हैं 13 साल हो मिनिमम एज तो वो 9% हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट के कंटेक्स्ट में समझा गया था। ये रेस्पॉन्सेज हैं, कितने लोगों से पूछा गया है, ये यहाँ पर आप 11,507 पहले चार्ट में देख सकते हैं। इसी तरह चार्ट 2 में, चार्ट 3 में और चार्ट 4 में। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और इसे आप पूरा कवर करें अपने आप से। आगे हम चलते हैं। What are the findings of the Parliament panel on नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो आप समझ चुके हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से होने जा रहा है। तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा। तो भारत के अंदर सन 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करवाना शुरू करवा दिया गया है। अब इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कैसी इसका काम चल रहा है, इस चीज़ को जांचने के लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी ने इसकी जांच की। इसका नाम है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, और ये हेड करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक ठाकुर। इन्होंने एक रिपोर्ट रखी अभी पार्लियामेंट के सेशन में, और इस सेशन जो अभी स्पेशल सेशन हुआ है इसी की बात हुई है। तो ये रिपोर्ट का नाम था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन। व्हाट डिड द रिपोर्ट से? रिपोर्ट क्या कहती है? तो जब ये रिपोर्ट बनाई जा रही है तो इस रिपोर्ट में क्या किया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि जो ये हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, ये भारत के ऊपर कैसे लागू हो रही है, क्या क्या दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट बनाई गई है, और ये बेसिकली ज़्यादातर हायर एजुकेशन की ही बात करती है। हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली रिपोर्ट बनाई गई है। इसके बाद जो पैनल बैठा था इन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, यूनियन मिनिस्ट्री के, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, इनसे भी बात की और रिपोर्ट तब जाकर इन्होंने बनाई है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत के अंदर 1043 यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग है, चल रही हैं भारत के अंदर 1043 यूनिवर्सिटी, जिसमें 70% स्टेट एक्ट से बनाई हुई यूनिवर्सिटी हैं, और जो 94% छात्र हैं वो स्टेट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, और करीबन 6% ही ऐसे छात्र हैं जो केंद्र की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। अब इससे रिपोर्ट में ये क्यों लिखा गया कि इससे हमें समझ में आता है कि जो स्टेट्स हैं उनका कितना बड़ा रोल है हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए भारत के अंदर। आप एक चीज़ समझ रहे हैं यहाँ कि जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ गया है। अब तो आपको ये चीज़ समझनी है, इसलिए स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इशू क्या क्या डिस्कस किए गए। तो जो 31 मेंबर पैनल बैठा था इन्होंने रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स की
और लिमिटेड एक्सेस, इन सब चीज़ों पर बात की। अब आपको रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जैसे कोई बायोलॉजी का छात्र है वो केवल बायोलॉजी ही देख सकता है, बायोलॉजी ही पढ़ सकता है, बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ सकता है और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता अपने ग्रेजुएशन या किसी कोर्स के दौरान। तो इन सब चीज़ों को यहाँ तक पर देखा गया और देखा गया कि कैसे जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड एरियाज हैं उनके अंदर हायर एजुकेशन क्यों कम है। उसके बाद देखा गया कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो कितने कम हैं, लोकल लैंग्वेज में जो पढ़ाई देते हैं, हायर एजुकेशन कराते हैं, वो कितने कम हैं। इसके बाद देखा गया इस रिपोर्ट के अंदर जो फैकल्टी का नंबर है वो कितना कम है। उसके बाद देखा गया कि जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन कितनी स्वतः है अपना काम करने के लिए, वो भी कम पाई गई। उसके बाद देखा गया कि जो रिसर्च है वो भी कम होती है और साथ ही साथ लो स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, अब ये पैनल क्या कहता है कि 2030 तक भारत की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एटलीस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनेगा और जिससे क्या होगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के अंदर बढ़ जाएगा। और ये जो टारगेट है ये है, देखो आप यहां देख सकते हैं 2018 में कितना था 26.3%, अब 2035 तक कहा जा रहा है कि इसे 50% करना चाहिए, कर देना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट है 50% का 2035 तक। रिकमेंडेशन क्या क्या दिए हैं इस रिपोर्ट ने, तो इन्होंने कहा है कि जो फंड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इंस्टीट्यूशन को, तो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं उनके फंड्स को अलग से ईयरमार्क किया जाए और टारगेट्स बनाए जाएं सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के एनरोलमेंट के लिए कि कितना ज़्यादा हमें एनरोलमेंट चाहिए ऐसे ग्रुप का। उसके बाद जेंडर बैलेंस बना रहना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। साथ ही साथ और ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करानी चाहिए जो भी हमारे सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं इन लोगों को, पब्लिक और प्राइवेट दोनों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसके बाद और जो करिकुलम है उसे और इंक्लूसिव बनाना चाहिए जिससे जो एम्प्लॉयबिलिटी है किसी छात्र की उसके पोटेंशियल बढ़ जाए हायर एजुकेशन प्रोग्राम को करने के बाद। और जो डिग्री कोर्सेज हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होने चाहिए, साथ ही साथ बाइलिंगुअल भी होने चाहिए, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों में होने चाहिए। इसके बाद हमें कदम उठाने पड़ेंगे फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए कि कैसे हम ऐसा वातावरण बना सकते हैं कॉलेजेस के अंदर जहां पर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट अच्छे से अपना एंटी हरास होकर अपना पोटेंशियल दे सकें। अब यहाँ पर कमिटी ने जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये लागू हो गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर में माना गया है इस कमिटी द्वारा कि बहुत अच्छा काम किया गया है। और आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर पहला यूनियन टेरिटरी है जिसमें एकेडमिक सेशन 2022 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गई है। अब यहाँ पर फाइंडिंग्स की बात करें तो क्या पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है अभी देखने को मिलता है कि इसके पास जो इंटरेस्ट देने की क्षमता है वो बहुत कम है और इसकी जो कैपेसिटी है लोन देने की तो उस पर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, इस पर हमें काम करना चाहिए ताकि ये और कॉम्पिटिटिव और अफोर्डेबल बन सके और ये बच्चों की मदद कर सके हायर एजुकेशन पाने में। इसके आगे कल के न्यूज़पेपर से हमने कवर किया था मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम के बारे में। तो इस रिपोर्ट ने इस प्रोग्राम को कहा है कि ये भारत में अच्छे से काम नहीं कर सकता। अगर बाहरी देशों में ये काम कर रहा है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन भारत में ये अच्छे से काम नहीं कर सकता, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। क्योंकि जो संस्थाएं हैं उन्हें डिफिकल्टी हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करना कि कितने बच्चे आएंगे या कितने बच्चे जाएंगे मिड टर्म के बीच में। तो ये इस रिपोर्ट से था। आगे हम चलते हैं। 8 इंस्टीट्यूट्स गिव एन एरे ऑफ रीजंस फॉर जोशीमठ सिंकिंग। तो उत्तराखंड में जोशीमठ है, जोशीमठ से न्यूज़ है। और जोशीमठ में क्यों ये न्यूज़ आई है, तो देखने को मिला है कि लैंड सब्सिडेंस जोशीमठ में हो रहा था। इसी को लेकर जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक लैंड सब्सिडेंस मुद्दे को समझने के लिए उस एरिया में जोशीमठ के अंदर
कमिटी बनाई जाती है और इस कमिटी का टास्क होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा रिसर्च करवाई जाए जिसकी क्या कारण है, जिससे हमें कारण पता चले कि क्या कारण है असली जिसकी वजह से जोशीमठ में जो ज़मीन है वो धंसने लगी है। लैंड सब्सिडेंस कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं इसे। तो करीबन 8 इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की है। इन इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं ने रिसर्च किया जोशीमठ के ऊपर और अलग अलग रीजन पाए क्यों लैंड सब्सिडेंस हमें जोशीमठ में देखने को मिल रहा है। तो CBRI रिपोर्ट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि जो जोशीमठ का टाउन है वहां पर देखने को मिला है कि 44% मैसनरी वर्क, ईंटा का काम, 42% RCC का काम और 14% अलग ट्रेडिशनल हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन टाइपोलॉजीज वहां देखने को मिली हैं, जिसमें 99% नॉन इंजीनियर्ड थी। इंजीनियर की सलाह नहीं ली गई है। और आप यहां देख सकते हैं कि ये नॉन इंजीनियर्ड करीबन 99% हैं इनमें से, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 का उल्लंघन है। ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है बिल्डिंग कैसे बनानी है। ये माना गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये जो 99% नॉन इंजीनियर्ड हमें यहाँ देखने को मिला है, ये 44% मैसनरी और RCC वगैरह में से, तो ये नेशनल बिल्डिंग कोड को कंप्लायंस को मैच नहीं करती हैं और ये इसे तोड़ देती हैं। यहाँ नॉन इंजीनियर हमें देखने को मिला है। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो वाकरीता ग्रुप रॉक है जोशीमठ का, वो मोरानिक डिपॉजिट से बना है। मोरानिक डिपॉजिट ऐसे होते हैं जो सालों में डिपॉजिट होते हैं और वो थोड़े इरेगुलर होते हैं और उनकी जो क्ले होल्ड करने की क्षमता होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर क्रीपिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्रीपिंग मतलब पानी यहाँ से निकल आया या जमीन धंस गई चली गई, तो मोरानिक डिपॉजिट है यहाँ पर जोशीमठ में, ये पाया गया इस रिपोर्ट में। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं। पहले भी जोशीमठ में ये रिपोर्ट कहती है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ लैंड सब्सिडेंस हो रहा है या क्रीपिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, ये ऑकेशनली होती रहती है। उसके बाद जो रुड़की में बसी हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, वो कहती है, उसने क्या किया कि आइसोटोपिक वाटर, इन्होंने वाटर की क्वालिटी नापी और नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा था कि इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से जोशीमठ का लैंड गिर रहा है, तो इसे NTPC को यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है इनके वाटर रिसर्च के बाद। आइसोटोपिक वाटर रिसर्च किया है इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिला है जो WIHG है, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इसका कहना है कि अर्थक्वेक इसका कारण है। और अर्थक्वेक क्यों कारण है? क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो अंदर का जो पानी का पासेज है, जहाँ से पानी बहता है, वो सब चीज़ों डिस्टॉर्ट होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस की घटना में देखने को मिलती है। इसके बाद इसरो जो है, तो इसरो क्या कहता है कि टो कटिंग फिनोमिना है ये, कि स्लोप है वो कट गई, फिर स्लोप बनी, फिर कट गई, तो इसरो कहता है कि टो कटिंग फिनोमिना है। तो यही सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये हिमालयन रीजन से रिलेटेड न्यूज़ है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है। अब इन सब रिसर्चों को कंपाइल किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा और किसी एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा। आगे हम चलते हैं। फिलीपींस रिमूव चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शोल। सबसे पहले आप मैप में देख लें, मेरे साथ मैप समझ लें, फिर उसके बाद हम ये न्यूज़ कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना रेड कलर से, फिलीपींस ग्रीन कलर से। यहाँ पर फिलीपींस है और यहाँ पर चाइना है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रेड डैश लाइन्स है, इन्हें आप देख सकते हैं। तो चाइना की क्लेम की हुई टेरिटरी है ये, कि चाइना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पर आप मलेशिया देख सकते हैं, वियतनाम देख सकते हैं, इंडोनेशिया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ताइवान आप देख सकते हैं चाइना के बगल में। तो चाइना क्या क्लेम करता है कि ये पूरा एरिया चाइना का है, ताइवान को भी चाइना अपना मानता है। अब इसके बाद जो UN क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, उसका एक 200 नॉटिकल माइल का
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लाइन क्या कहती है? तो यहाँ आप जो नीली डॉटेड लाइन देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ से लाइन आती है और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो ये जो पानी है ये किसका माना जाएगा? इस लॉ के हिसाब से ये माना जाएगा फिलीपींस का। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है, और चाइना क्या कहता है कि ये पूरा हमारा पार्ट है। अब यहाँ पर अभी देखने को मिला था कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो से हाईलाइटेड सारबॉक शोल है, ये यहाँ पर है। तो आप अगर यूएन क्लॉज देखेंगे तो यूएन क्लॉज के अंदर देखने को मिलेगा कि ये फिलीपींस का पार्ट है। लेकिन चाइना ने क्या किया था, यहाँ पर नेट बैरियर और रोप लगा दिए थे। और चाइना ये पार्सल आइलैंड्स को भी अपना बताता है, इस पार्टली आइलैंड्स को भी अपना बताता है, शोर बोल सोल को भी अपना बताता है। तो ये सब डिस्प्यूट्स हैं चाइना की और बाकी कंट्रीज के साथ। यहाँ पर हम फिलीपींस की बात कर रहे हैं। तो फिलीपींस ने क्या किया है, जो रोप और नेट लगाए थे इन्हें हटा दिया है। जो चाइनीज कोस्ट गार्ड वैसा लगा कर गई थी पिछले हफ्ते स्कारबॉक शोल के ऊपर, इसे फिलीपींस ने माफ कीजिएगा हटा दिया है यहाँ से। अब आप यूएन क्लॉज से देखें तो यहाँ पर ये फिलीपींस जो है ये सारबॉक शोल का मालिक है, लेकिन चाइना इसे क्लेम करता है। आप 9 डैश लाइन देख सकते हैं यहाँ, ये चाइना की 9 डैश लाइन्स हैं। चाइना अगर ताइवान पर कब्जा कर लेगा, यहाँ पर बैठ सकता है, फिलीपींस पर कब्जा कर लेगा, वियतनाम से इसकी जगह छीन लेगा, इसकी टेरिटरी छीन लेगा, तो धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि इस एरिया का पूरा चाइना मास्टर हो जाएगा, इस वाटर को चाइना कंट्रोल करने लगेगा। और जिससे क्या देखने को मिलेगा कि फिलीपींस वगैरह को ट्रेड में दिक्कत होगी और इनके सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चाइना चाहे तो यहाँ पर अपना एक वेसल खड़ा कर सकता है यहाँ पर। तो इस वजह से ये सब वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब मिलकर चाइना के खिलाफ कोर्ट भी जा चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट, और वहाँ से फैसले भी आ चुके हैं कि चाइना को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए और यूएन क्लॉज का सम्मान करना चाहिए। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है और चाइना एग्रेसिव मूड में ही दिखाता है अपने आप को। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे जो चैनल से अपडेट हैं वो आप तक आपकी डिवाइसेस पर पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।